भारतीय इतिहास में सन 1857 की क्रांति के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तब हमारा ध्यान उन साम्राज्यवादी अंग्रेज इतिहासकारों की ओर जाता है जिन्होंने इस घटना को चर्बी वाले कारतूसों के कारण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन दिनों सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूस प्रयोग में लाए जाने के लिए सैनिकों को बाध्य किया जा रहा था, प्रेरित किया जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर इस तरह की अफवाह भी फैल चुकी थी कि अंग्रेज जिस कारतूस का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर रहे हैं उन कारतूसों में पशुओं की चर्बी का प्रयोग किया गया है और उसे प्रयुक्त करने के पहले दांत से खींचना होता था। और ऐसे में हिंदू लोग इस बात को लेकर आशंकित थे कि अगर गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया होगा तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा, और मुसलमान इस बात को लेकर आशंकित थे कि अगर सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया होगा तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा। इसी के परिणाम स्वरूप जब हम बैरकपुर की घटना का अवलोकन करते हैं या मेरठ की घटना का अवलोकन करते हैं तब हमारे सामने यह बात आती है कि वहां पर जिस तरह से सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूका, उसके पीछे चर्बी वाले कारतूस की घटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी रही। लेकिन जब हम समग्र रूप से 1857 की क्रांति का विश्लेषण करते हैं तब हम पाते हैं कि यह वास्तविकता नहीं बल्कि चर्बी वाले कारतूस इसका तात्कालिक कारण अवश्य कहे जा सकते हैं। और यह भी सत्य है कि इस क्रांति का उद्भव आरंभ में सेना से हुआ। बैरकपुर भी सैनिक छावनी थी, मेरठ में भी 10 मई को जो घटना घटी वह सैनिकों के द्वारा किया गया था। लेकिन दूसरी ओर हमें इस क्रांति में कई राजनीतिक नेताओं का नेतृत्व भी दिखलाई पड़ता है, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व भी दिखलाई पड़ता है, और निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं कि सैनिकों ने इसकी शुरुआत अवश्य की, लेकिन इस क्रांति के पीछे या इसके प्रस्फुटित होने में अनेक कारण उत्तरदायी थे। क्रांति एकाएक नहीं होती बल्कि समग्र रूप से जब कारणों का एकत्रीकरण होता है तब जाकर क्रांति होती है। सन 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण भी हमें दिखलाई पड़ते हैं, आर्थिक कारण भी दिखलाई पड़ते हैं, सामाजिक कारण भी दिखलाई पड़ते हैं, धार्मिक कारण भी हैं और सैनिक कारण भी हैं। आइए हम लोग आज की चर्चा में यह बात करें कि सन 1857 की क्रांति जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुई उसके पीछे प्रमुख रूप से कौन कौन से राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे। जब हम राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तब हमारा ध्यान सन 57 की घटना के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो गवर्नर जनरल थे अर्थात लॉर्ड डलहौजी, उनकी ओर जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे, और यह गवर्नर जनरल एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता था। युवा गवर्नर जनरल था, महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था, और भारत आते ही इसने यह कहा था कि अब देशी राज्यों का खात्मा कुछ ही समय की बात है। और बाद के घटनाक्रम में हमें यह दिखलाई पड़ता है कि इसने अधिकाधिक भारतीय रियासतों का विलय किया,
विजय के द्वारा भी और दत्तक पुत्रों को मान्यता न देकर भी, इसके अतिरिक्त कुशासन का आरोप लगाकर भी इसने एक देशी रियासत का विलय किया। इसने अवसर को नहीं खोया, इसे जहां पर अवसर मिला उसने विजय के द्वारा, जैसे हम पंजाब के क्षेत्र में देखते हैं, बर्मा के क्षेत्र में देखते हैं, सिक्किम के क्षेत्र में देखते हैं, वहां के राज्यों का तो उसने विलय किया ही, साथ ही साथ दत्तक पुत्रों को मान्यता न देते हुए भी इसने झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। अवध पर उसने कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, और जिस तरह की उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, विलय की नीति अपनाई, उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, इससे निश्चय ही भारत के राजाओं में, भारत के नागरिकों में उसके विरुद्ध या उसकी साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त हो गया था। जब डलहौजी यहां से गए तो उन्हें लगा कि वे एक शांत भारत छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कैनिंग जो डलहौजी के बाद गवर्नर जनरल के रूप में आए, उन्होंने इंग्लैंड से चलते वक्त ही यह आशंका व्यक्त की थी कि मुझे पूर्व की ओर घुमड़ते काले बादल दिखलाई पड़ रहे हैं जो न जाने कब बरस पड़े। यानी उनका इशारा भी भारतीयों की असंतोष की ओर था, और कालांतर में ऐसा हुआ भी। सन 57 की जो घटना हमारे देश में घटी, उसका सामना अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कैनिंग को करना पड़ा, और दृढ़ता के साथ उसने उसका सामना किया, और अंततः इस क्रांति का दमन अंग्रेजों ने तो कर दिया, लेकिन इसके बाद से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध जिस तरह से वैमनस्य की भावना आई, उसका फिर कालांतर में निराकरण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त जब हम दूसरे राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तो उसमें यह भी देखने में आता है कि समय समय पर ब्रिटिश पदाधिकारियों ने जिस तरह के वक्तव्य जाने अनजाने में दिए, उससे भी भारत के लोगों में एक असंतोष व्याप्त था। चार्ल्स नेपियर ने एक अवसर पर कहा था कि यदि मैं 12 वर्षों तक भारत का सम्राट होता तो किसी भी भारतीय नरेश का अस्तित्व न रह जाता, निजाम का नामो निशान न रह जाएगा, और नेपाल भी हमारा हो जाएगा। जब इस तरह की भावना के तहत वक्तव्य ब्रिटिश पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए, इससे स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होने लगा कि अंग्रेजों का एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही उद्देश्य है कि भारत के पूरे परिक्षेत्र में अपना ध्वज लहराना, अपना शासन स्थापित करना और भारतीयों का शोषण करना। अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने के पहले भारत में मुगल साम्राज्य रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। बाबर के बाद हुमायूं का शासन आया, और हुमायूं को 1540 से 1555 की अवधि में भारत से निर्वासित होना पड़ा था। शेर शाह ने उसे निर्वासित करने के लिए बाध्य किया, उसे निर्वासित होना पड़ा, और दोबारा 23 जुलाई 1555 को उसने भारत के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन उसकी दूसरी पारी अधिक दिनों तक नहीं रह पाई। 24 जनवरी 1556 को वह दीनपना में सीढ़ियों से गिरा, और 26 जनवरी 1556 को उसका देहांत हो गया। इसके बाद से सतत रूप से अकबर से लेकर कालांतर में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर उत्तरवर्ती दर्जन भर मुगल शासक ये भारत में राज्य करते रहे।
यानी अब भी भारत में, भारत की जनता में मुगल शासक के प्रति, मुगल सम्राट के प्रति लोगों में आदर की भावना थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के साथ, तत्कालीन मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है, वे अपने पुत्र जवां बख्त को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज गवर्नर जनरल उन्हीं के पुत्र, यानी बहादुर शाह जफर के पुत्र मिर्जा कोयास को उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे और उसे बादशाह की पदवी नहीं बल्कि शाहजादा की पदवी देना चाहते थे। दिल्ली के दुर्ग को खाली करने का भी निर्देश दिया गया था और मुगल शासक को जो पहले 1 लाख रुपया मासिक का पेंशन दिया जाता था उसे घटाकर 15,000 रुपए मासिक कर दिया गया था। यह मुगल सम्राट का अपमान था और मुगल सम्राट का अपमान या उससे दुर्व्यवहार भारतीयों को रास नहीं आया और भारतीयों ने जब क्रांति की तो उसमें उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही अपने लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जिन हिंदू राज्यों के साथ डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत या अन्य नीतियों के तहत दुर्व्यवहार किया था, वे राज्य भी इस 57 की क्रांति में शामिल हुए। हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते हैं, नाना साहब का नाम सुनते हैं। ये लोग भी अंग्रेजों की नीतियों से पूरी तरह से असंतुष्ट थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र जब दामोदर राव को उत्तराधिकार से वंचित किया गया तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और उन्होंने सन 57 की क्रांति में सक्रियता के साथ हिस्सा लिया था। लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, बचपन बिठूर में बीता था और झांसी में विवाह हुआ था। उनके बारे में जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को पढ़ते हैं, जिसको उन्होंने 1910 में लिखा था, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये 1858 में जब ग्वालियर के दुर्ग में घिर गई तब उन्होंने एक स्थान से अपने घोड़े को जंप कराया, नीचे गिर पड़ी। कुछ दूरी पर जाने के बाद उनकी शहादत हो गई। आज वहां पर एक बड़ी स्टैच्यू उनकी स्थापित है और जब हीरोज पीछे से आए तो उन्होंने यह कहा था कि सन 57 की क्रांति में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई, यानी विरोधियों ने भी उनकी वीरता और शौर्यता को सराहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी संघर्ष किया, हालांकि उनकी शहादत हुई। और दूसरी ओर जब हम नाना साहब की बात करते हैं, नाना साहब का रियल नेम था धुंधुपन, जो कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते थे। अंग्रेजों ने जो पेंशन बाजीराव द्वितीय को दिया था उसको लेने का राइट नाना साहब अपना मानते थे, लेकिन डलहौजी ने उन्हें पेंशन देने से वंचित किया। इसके लिए उन्होंने अपील भी किया, अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा, लेकिन उनकी अपील को सुना नहीं गया। इसलिए नाना साहब भी सन 57 के क्रांति के नेतृत्वकर्ता के रूप में विशेष रूप से जाने गए और इन्होंने संघर्ष भी किया। डलहौजी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया। वास्तव में अवध के इतिहास को जब हम देखते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब
बंगाल का नवाब, मुगल सम्राट, ये तीनों परास्त हुए। और जो इलाहाबाद की अलायंस 1765 में हुई वो अवध के नवाब के साथ अलग की गई, मुगल सम्राट के साथ अलग की गई। और अंग्रेज चाहते तो उस समय भी अवध पर अधिकार कर सकते थे, लेकिन मराठों और अंग्रेजी राज्य के बीच वे अवध को एक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखना चाहते थे। और बाद में जब वेलेजली ने सहायक संधि की शर्त अवध पे थोपा और जिस तरह अवध में कुशासन था उसके लिए अकेले वहां का नवाब रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं अंग्रेज भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया, लेकिन कुशासन का आरोप लगाने के बाद जिस तरीके से अवध के राज्य का विलय अंग्रेजों ने किया उससे भी वहां की जनता में असंतोष व्याप्त था, क्योंकि जनता के लिए नवाब आदरणीय था और नवाब के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे निर्वासित किया गया, उसके महल को लूटा गया, बेगमों के साथ घृणित व्यवहार किया गया। इससे भी अवध की जनता काफी हताहत थी और उन्होंने क्रांति में वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हिस्सा लिया था। अवध में जो नूतन व्यवस्था स्थापित की गई उससे भी वहां की जनता में असंतोष व्याप्त था, क्योंकि अवध की जनता जो व्यवस्था चाहती थी वह व्यवस्था उसे प्राप्त नहीं हो पा रही थी। यानी अंग्रेजी शासन काल में भारत की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था का पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया। एक नया कानून लोगों पर थोपा गया, जबरदस्ती उन पर शासन किया गया, टैक्स की वसूली की गई और यहाँ के लोगों का अनेक प्रकार से उन्होंने शोषण करना शुरू किया। और इस शोषण का शिकार केवल निचला तबका ही नहीं रहा, बल्कि उच्च वर्ग के लोग भी आहत थे और उनमें भी बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त था। अंग्रेजी राज के दौरान जब विलियम बेटिक का शासन था उस समय कर विमुक्त भूमि का उन्होंने अपहरण कर लिया। निश्चय ही इससे कंपनी की आय में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन अनेक भूमिपति दरिद्र हो गए, विपन्न हो गए और 1857 के पिछले 5 वर्षों का जब हम अवलोकन करते हैं तो यह बात सामने आती है कि बंबई में इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 रियासतों का अपहरण कर लिया। अवध के अनेक तालुकेदारों को अपने भूमि से भी हाथ धोना पड़ा था। तो जिन लोगों की भूमि चली गई उनके मन में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। जिस तरह से भारतीय रियासतों का विलय किया गया, अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, तो जो देसी रियासतों के सैनिक थे वे अब नौकरी से मुक्त हो गए, बेकार हो गए और उनके सामने रोजी रोटी के लिए प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया। ऐसे सैनिकों की संख्या तकरीबन 60,000 थी और जब रोजी रोटी सामने नहीं रहेगी तो लोग क्रांति के लिए प्रेरित तो होंगे ही। इसलिए उन लोगों ने भी इस क्रांति में हिस्सा लिया। जो नई शासन व्यवस्था भारत में अंग्रेजों की स्थापित हुई थी उससे भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। कई अवसरों पर जमींदारों के साथ भी अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किया। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लाया और इस परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से जमींदारों का एक वर्ग तैयार हुआ। हालांकि जमींदारों का यह वर्ग ब्रिटिश साम्राज्य का हितैषी था, लेकिन कई ऐसे अवसर देखने में आए कि जमींदारों ने ही इस क्रांति में हिस्सा लिया। जैसे बाबू कुंवर सिंह का नाम हम लेते हैं या छत्तीसगढ़ में नारायण सिंह का नाम लेते हैं। ये जमींदार थे, लेकिन इन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया
और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने इस क्रांति में एक अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को उभारने का प्रयास किया। अंग्रेजी शासन में न्याय में भी विभेद देखने को मिला। गोरों के साथ अलग व्यवहार, काले लोग के साथ अलग व्यवहार, इससे भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। और एक बड़ी बात यह देखने में आती है कि विश्व स्तर पे 1853 से 1856 के बीच जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के हाथों रूस की पराजय हुई थी, रूस इस प्रयास में था कि फारस की मदद से वे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य पर हमला करके अंग्रेजों से इस पराजय का बदला लें। ऐसी अफवाह जब सुनाई पड़ी, आशंका सुनाई पड़ी, तो क्रांतिकारियों के मन में बात आई कि अगर हम एक तरफ क्रांति कर दें, दूसरी ओर रूस आक्रमण कर दे, तो अंग्रेजों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि भारत एक परंपरावादी देश है, हम लोग ट्रेडिशन को ज्यादा मानते हैं, परंपरा को ज्यादा मानते हैं और भविष्यवाणी पर भी हम विश्वास करते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में एक भविष्यवाणी हुई थी कि भारत में अंग्रेजी राज 100 साल रहेगा, और इतिहास के अध्ययन से हमारे समक्ष एक तथ्य उभर कर सामने आता है कि 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध में विजय के बाद, अब विजय चाहे जिस तरह से भी किया गया हो, फिक्सिंग किया गया या मीर जाफर को अपनी और अंग्रेजों ने मिलाया, लेकिन रिजल्ट यह था कि अंग्रेजों की विजय हुई, सिराजुद्दौला की पराजय हुई और वहां कंपनी का राज्य स्थापित हुआ। इससे ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में हुई। सर्जियन सरकार कहते हैं कि प्लासी युद्ध से भारत में एक काली अंधेरी रात की शुरुआत हुई, या भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो इस तरह प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत हुई, और जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें यह कहा गया था कि अंग्रेजी राज्य 100 साल रहेगा, और इस 100 साल की अवधि में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध यहाँ के लोगों ने कई बार छोटे छोटे विरोध की भावना को प्रदर्शित किया, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, बगावत कहा। लेकिन 1857 में जिस प्रकार की आयोजना की गई थी कि 31 मई को क्रांति का उद्घोष करना है और 23 जून के आते आते अंग्रेजों का सफाया यहां से कर देना है, लेकिन दुर्भाग्य से क्रांति समय से पहले आरंभ हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 शहीद मंगल पांडे ने कहा, सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी कैसा, क्योंकि 1852 के सेकेंड एंग्लो बर्मा वार के समय सैनिक बर्मा गए थे, वो लौट के आने वाले थे। वे आ जाते तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना कठिन हो जाता, इसलिए मंगल पांडे ने समय से पहले क्रांति को आरंभ कर दिया। 29 मार्च को अंग्रेजों ने उसे अरेस्ट किया, जानने का प्रयास किया कि उसके पीछे कौन है, लेकिन शहीद मंगल पांडे ने कुछ भी बताने से इनकार किया। अंततः 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति मंगल पांडे थे। आज भी हम उनका नाम आदर के साथ, गर्व के साथ लेते हैं। उनकी शहादत हुई। इसके बाद घटनाएं शांत रहीं, लेकिन जब 8 मई 9 मई मेरठ के सैनिकों को वार्न किया गया कि आप चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करें, उनमें 90 में से 85 ने कहा नहीं करेंगे, 5 लोगों ने कहा करेंगे। तो जो 85 सैनिक थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, 5 सैनिकों को छोड़ दिया गया। उनको मेरठ में महिलाओं ने धिक्कारा, और जब वे लज्जित हुए, आक्रोशित हुए, तब अन्य लोगों के साथ उन्होंने जेल ब्रेक कराया, और रातों रात 10 मई की रात सैनिक मेरठ से
दिल्ली की ओर चले। और 11 मई की सुबह जब दिल्ली में सवेरा हुआ ही था, तब ये टुकड़ी दिल्ली पहुंची, बहादुर शाह जफर को लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया और दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया। इस तरह से समय से पहले 31 मई की आयोजना थी, 10 मई को, 11 मई को ये शुरू हो गया और अंग्रेजों को दमन का मौका मिला। वे एक एक स्थान पर इस क्रांति का दमन करते गए। अगर एक साथ ये क्रांति होती 31 मई को, तो उनको इस क्रांति का दमन करने में बेहद कठिनाई होती और शायद भारत अपने आजादी के 90 साल पहले ही आजाद हो गया होता। एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। इस तरह एक कारण, राजनीतिक कारणों में भी एक कारण उत्तरदायी नहीं थे, बहुत सारे कारण थे जिस पर हम लोगों ने अभी एक संक्षिप्त चर्चा की। आगे हम लोग इसके आर्थिक कारणों पर, सामाजिक कारणों पर, धार्मिक कारणों पर, सैनिक कारणों पर और अन्य कारणों पर भी बात करेंगे। थैंक यू।